हाय एवरीवन, आई एम योर राजीव सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डी फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम, जैसा कि पता है आपको, रैंकर सीरीज पर डे मिल रहे हैं क्लासेस, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप केमिस्ट्री की क्लासेस भी देखते चले आ रहे हैं, फिजिक्स की भी, बायोलॉजी की भी। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज रैंकर सीरीज में हम केमिस्ट्री क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री की और भी क्लासेस ऑलरेडी चल चुकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पुराना लेक्चर देख सकते हैं, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो आज केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक कवर करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए आइए अच्छे तरीके से देखते हैं केमिस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या होने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखेंगे और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट करेंगे। हाँ, एक पेन कापी ले लीजिएगा, साथ में नोट करते रहिएगा। आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही सारी टॉपिक को रखा गया है, बेहतरीन तरीके से कराया गया है। ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं किस तरह के टॉपिक होने वाले हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप अभी उदित एकेडमिक के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर नहीं ज्वाइन है तो वहाँ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। राइट, फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो भी आपकी क्लासेस रैंकर सीरीज में चल रहे हैं वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, इससे आप क्या करेंगे कि फ्यूचर में रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, रैंकर सीरीज से आपको ये हेल्प मिल जाएगा ना कि जैसे कहते हैं ना, जब एक घर बनाओ तो उसके पिलर की जरूरत होती है। ये आपका एक पिलर है, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिल गया कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जा सकते हैं, ठीक, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको मिल गया, समझ में आ गया, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। राइट, चलिए तो आगे देखते हैं कि आज किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस तरह के आने वाले हैं। आइए चलिए एक एक करके कवर करते हैं। राइट, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। आइए इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? बताइए, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? मतलब आपको बताना कि परमाणु में केंद्रक की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। एटम का मतलब होता है परमाणु, परमाणु में आपको बताना केंद्रक की खोज किसने की थी। जे थॉमसन सर ने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर ने किया था, या बोहर सर ने किया था, या चैडविक सर ने किया था। थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर एंड चैडविक, किसने एटम में न्यूक्लियस की खोज की थी? आपको ये बताना है। बेसिक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, किसने खोज किया था? आइए चलिए थ्योरी को देखते हैं तो बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। एटॉमिक मॉडल में हम देखेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि 1911 में रहा था, ठीक है। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, हिंदी में भी होगा। देखिए, जो रदरफोर्ड सर थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया, प्रपोज्ड इन 1911। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 में गोल्ड फाइल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नतीजों के आधार पर पेश किया था, ठीक है। 1911 ईस्वी में जो रदरफोर्ड सर ने थे, इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया बेस्ड ऑन द रिजल्ट फ्रॉम गोल्ड फाइल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक गोल्ड फाइल, एक मतलब सोने की परत, ठीक है, सोने की एक परत पे उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। इट रिप्लेस थॉमसन मॉडल, थॉमसन सर के मॉडल को इन्होंने रिप्लेस किया, थॉमसन के मॉडल की जगह ली और सेंट्रल न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट पेश किया। इन्होंने बताया कि नहीं भैया, एटम के बीच में एक केंद्रक होता है, एक न्यूक्लियस होता है। कैसे बताया, देखते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज में कि इन्होंने अल्फा कण की बौछार की, और देखिए कुछ कण थे जो सीधे निकल गए, कुछ यहाँ पे अगल बगल राइट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव किए, ठीक है। कुछ सीधे निकल गए, तो इसे इन्होंने ये पता लगाया कि हाँ, यहाँ पे क्या है, एक अल्फा कण है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। राइट, चलिए इसी तरह से अभी बहुत अच्छे तरीके से बताए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि जो आपके एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, जैसा कि पता है, पहले थॉमसन सर ने क्या कहा था, थॉमसन सर ने ये कहा था कि जो एक एटम होता है उसमें सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, उसमें नेगेटिव चार्ज हैं, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो धसे हुए होते हैं। जैसे खरबूज देखे ना, तरबूज, उसमें किस तरह से दाने जो होते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया, न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में जिक्र नहीं किया था। लेकिन रदरफोर्ड सर ने कहा कि नहीं, इन्होंने अल्फा कण, जो सोने की परत, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा कण की बौछार की, इससे पता चला कि कुछ जो डायरेक्ट रेज थी वो सीधे चले जा रहे थे, कुछ अदल बगल मुड़ जा रहे थे। इन्होंने बताया कि नहीं भैया, बीच में कुछ है, इस जो बीच में कुछ है ना, उससे पता लगाया कि हाँ क्या चीजें हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो क्या कंक्लूजन निकला है, क्या इनका निष्कर्ष निकला है, आइए देखें। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं ज्यादातर खाली जगह में होते हैं, परमाणु में ज्यादातर खाली जगह भी होती हैं, क्योंकि कुछ सीधे निकल गए,
ऐसे समझिए कॉन्सेप्ट कि बाकी मान लीजिए आप एक बहुत मैदान में खड़े हुए हैं, दूर पे एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, आपसे कहे निशाना साधी है, कोई जरूरी नहीं कि बाल के पास ही डायरेक्ट बाल पे लगे, थोड़ा सा उसके बगल से निकल सकता है, ठीक है, उसके बगल से निकल सकता है। तो उससे इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि हाँ भैया एटम जो होता है उसके अगल बगल जगह होता है, ठीक है। सेंटर में एक छोटा घना पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस होता है, वही बात हुआ ना कि बीच में जो कुछ लाइटें होती है जो रिफ्लेक्ट की है, ठीक है, कुछ तो सीधे चली गई, कुछ तो भाई लड़ेगा तो इधर उधर तो मूव करेगा ना पार्टिकल्स। तो उन्होंने कहा कि बीच में जो पार्टिकल एक छोटा घना पॉजिटिव चार्ज वाला केंद्रक होता है, ये केंद्रक के बारे में बताया। एटम का लगभग पूरा मास न्यूक्लियस में होता है, इन्होंने कहा कि जो पूरा द्रव्यमान होता है वो केंद्रक में ही होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर गोल रास्तों में घूमते हैं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो होता है केंद्रक के चारों ओर गोल रास्तों में घूमते हैं, जो जगह है ना उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ओके, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, न्यूक्लियस केंद्रक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, बल लगता है, इलेक्ट्रॉन को चलने में रहने में मदद मिलती है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। मतलब इनका सीधा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे जब इन्होंने गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया तो सीधे जो कण गए तो कुछ बगल से निकल गए सीधे और कुछ उस पर लड़के हल्का सा रिफ्लेक्ट हुए। तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया, बीच में कुछ केंद्रक होता है जो छोटा घना पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वो जो खाली जगह है उसमें घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते जब वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उसी पॉजिटिव चार्ज में जो घना जिसको बता रहे हैं केंद्रक उसमें गिर जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सही से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट नहीं बता पाए, लेकिन रदरफोर्ड सर ने बहुत अच्छे तरीके से न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन किया, जो कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था आपका कि हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम में केंद्रक की खोज किसने की थी परमाणु में, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें हम कि द चार्ज ऑफ ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, +1 +1 0 -1 +2। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में उठाए जा सकते हैं। बताइए कितना चार्ज होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, कितने चार्ज होते हैं यहाँ मेंशन है। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, यहाँ पे 3 फंडामेंटल कण बताए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसा कि पता है जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो ये होता है ई पे -1 चार्ज, ठीक है, हम -1 नहीं लिखेंगे, खाली माइनस चार्ज लगा दे रहे हैं। तो ये से पता चल जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे 1 चार्ज होता है। प्रोटॉन पे देखिए +1 चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उस पर 0 चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज। -1 चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1/1836 AMU। बताइए कितना छोटा होता है, 1/1836 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको नापने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है, एक इकाई की, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ऐसे प्रोटॉन की बात करें तो ये 1 AMU के बराबर होता है, 1 AMU इसका द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये भी 1 AMU। सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, सोचिए 1/1836 AMU के बराबर होता है। कहाँ होता है लोकेशन, जैसा कि रदरफोर्ड सर बताया कि वो जो खाली जगह होता है ना वहाँ होते हैं, आउटसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहरी जगह पे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिसको बताया कि एक घना गोलाकार होता है, उसके अंदर होता है केंद्रक, ठीक है। चलिए, तो एक चार्ज, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1, तो सी राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है दूसरे का, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नो चार्ज, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नो चार्ज, किस सब एटॉमिक पार्टिकल में कोई चार्ज नहीं होता। आपको बताना है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नो चार्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन। बताइए किस पे चार्ज नहीं होता, अभी बताया है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, प्रोटॉन पे +1 चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है यहाँ पे। जी हाँ, डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको बताया था जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। बेसिक क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जा सकते हैं, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स मॉडल द एटम लाइक, थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु क्या चीज है, परमाणु इस प्रकार है थॉमसन मॉडल के अनुसार। अब थॉमसन मॉडल सर क्या बताए, सोलर सिस्टम होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, या प्लम पडिंग होता है, या न्यूक्लियर मॉडल होता है।
थोड़ा सा थॉमसन सर के मॉडल को समझ लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए एटॉमिक मॉडल में आज हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे। इसी को हम बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, प्लम पडिंग मॉडल। क्या है ये प्लम पडिंग मॉडल? इसे 1897 में जो थॉमसन सर ने दिया था। प्लम पडिंग क्या होता है? एक पारंपरिक ब्रिटिश मिठाई होती है, ब्रिटिश स्वीट होता है जिसके क्रिसमस पुडिंग कहा जाता है। इस तरह से देख सकते हैं केक होता है, इसमें छोटे छोटे जो काले काले धसे हुए ना बादाम वादाम जो भी हैं, इसी से उन्होंने क्या कहा ये इलेक्ट्रॉन है। कैसे कहा अभी आगे देखते हैं, लेकिन प्लम पडिंग मॉडल को थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहते हैं, याद रखिएगा। इस मॉडल के अनुसार इन्होंने बताया कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज वाला गोला है। इन्होंने कहा सीधे सीधे कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला गोला है। ये केंद्रक को नहीं बताए थे, केंद्रक तो रदरफोर्ड सर बताए। इन्होंने कहा हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पुडिंग में आलू बुखारी की तरह अंदर धसे होते हैं। आलू बुखारी का मतलब यहाँ बादाम की तरह या फिर कुछ भी काले वाले जो होते हैं ना, ये दिख रहा है आपको काला काला, इसकी तरह अंदर धसे हुए होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने केंद्रक को नहीं बताया। वही बात है कि कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियस, ये केंद्रक को एक्सप्लेन नहीं किए थे, राइट। इसको आप पहले आप पढ़ते थे, यही तरबूज वाला जो वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन को आप देखेंगे तरबूज को किस तरह से यहाँ पे रेड वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो ये आपके क्या कहते हैं जो ब्लैक वाले पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। वो एटॉमिक मॉडल में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? चलिए, तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में एक जैसा फैला होता है। इस मॉडल के अनुसार जो थॉमसन सर बताए थे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे एटम में, पूरे परमाणु में एक जैसा फैला होता है। इलेक्ट्रॉन गोले के अंदर मौजूद होते हैं। निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मैट्रिक्स के अंदर बिखरे हुए होते हैं। जो निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव के अंदर धसे हुए होते हैं, जैसे कि तरबूज में जो दाने होते हैं वैसे। ओके, कुल मिलाकर परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है। बताइए, उसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो भी कह दिए कि समान होता है। ऐसा कहाँ हो पाता है? ज्यादातर मास पॉजिटिव मैटर करता है। ये बता दिए कि जो ज्यादातर जो मास होता है द्रव्यमान वो पॉजिटिव पे मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने बताया जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने न्यूक्लियस का खेद नहीं किया। प्लम पडिंग मॉडल में इन्होंने बताया जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अंदर धसा हुआ होता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या था आपका कि थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु इस प्रकार है। सोलर सिस्टम, सॉलिड स्फीयर, प्लम पडिंग। जी हाँ, इन्होंने प्लम पडिंग मॉडल कहा जो कि एक ब्रिटिश मिठाई है जिसके अंदर देखिए बादाम वादाम जो धसे हुए होते हैं ना, उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। तो सी राइट आंसर है। इस तरह का आप देख सकते हैं, राइट। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सी राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल प्रयोग में अधिकांश जो अल्फा कण थे, ठीक है, अधिकांश अल्फा कण, मोस्ट अल्फा पार्टिकल। अगर हम बीच में रदरफोर्ड सर ने न्यूक्लियस केंद्रक की खोज की थी तो उन्होंने बताया कि कुछ तो होते हैं जो थोड़ा सा बगल से निकल जाते हैं, मोस्ट अल्फा पार्टिकल ज्यादा जो होते हैं, क्योंकि भाई जगह होता है ना उसमें परमाणु में। उन्होंने बताया क्या कि परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सॉरी केंद्रक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उसके बीच में एक जगह है, तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो सीधे गुजर जाते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि मैदान एक है, मैदान में एक बॉल रखा हुआ है, आपसे कहें निशाना साध दिए, कोई जरूरी थोड़ी बॉल पे लगेगा, थोड़ा सा उसके बगल से निकल जाएगा, तो जब बगल से निकल गया तभी तो पता चला कि खाली जगह है, ऐसे इन्होंने कहा। तो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल प्रयोग में अधिकांश जो अल्फा पार्ट है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स, वो सीधे गुजर गया, ठीक है, पार्ट स्ट्रेट थ्रो, ठीक है, सीधे गुजर गया है, ठीक है। जो उस पर टकराया वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन जो मैक्सिमम मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए, क्योंकि बहुत बड़ा तो आपका बीच में न्यूक्लियस नहीं होता ना, न्यूक्लियस छोटा होता है, घना होता है, गोलाकार होता है, इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ सीधे गुजर गए थे मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स, तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा एग्जाम में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ तो यहाँ पे सीधे निकल गए, ठीक है, कुछ जो टकराए वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए डेली लाइफ क्लासेस आपकी डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम में चल रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हम डेली लाइफ क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर, ईबुक, पीडीएफ नोट्स और मॉडल पेपर टेस्ट वगैरह भी हम लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी साथ में रखते हुए, ध्यान रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सपना है कि आपको डी फार्मा करना है इस साल, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर
नंबर लाने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको, तो आप डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम का जो बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है, सिंपल स्टेप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर से, अपना नाम सही डालिए, मेल एड्रेस सही डाल दीजिए और कोर्सेस में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेस वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2026 वाला कोर्सेस दिख जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6वां है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल। आपको बताना है के सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। के सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? 8, 18 to 32। अब ये समझना होगा कि आपको ये के सेल है क्या। इससे पहले आपको थोड़ा सा, अभी आप थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल को देखे थे ना, अब बोहर्थ मॉडल को समझेंगे कि ये बोहर्थ मॉडल क्या कह रहे हैं। तो बोहर्थ एटॉमिक मॉडल, अगर देखिए पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्थ एटॉमिक मॉडल, मतलब इनके क्या सिद्धांत थे, बोहर्थ सर क्या बताए थे। तो इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। रदरफोर्ड सर कहे न्यूक्लियस की केंद्रक की खोज तो कर दिए थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भैया केंद्रक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं निश्चित। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे कमजोर होते हैं आके वही नाभिक में ही गिर जाते हैं, केंद्रक में ही गिर जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर तय गोल रास्तों में घूमते हैं। जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर तय गोल रास्ते में घूमते हैं, जिन्हें एनर्जी लेवल या सेल कहते हैं। ठीक है, जिन्हें एनर्जी लेवल या सेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफिनिट सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिफिनिट सर्कुलर पाथ में, एक समान, मतलब कि न्यूक्लियस चारों ओर तय गोले रास्तों में घूमता है, एक समान रास्ते में घूमता है, जिसे एनर्जी लेवल या सेल कहा जाता है। राइट, और इसे ही हम स्टेनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। इन रास्तों को स्टेनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। किस तरह से घूमता है, एक्सप्लेन किए हैं कि लाइक प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह जो चक्कर लगाते हैं ना, सूरज के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। राइट, ये बताए थे बोहर्थ सर, और भी बहुत कुछ बताए। इन्होंने कहा प्रत्येक कक्षा में निश्चित ऊर्जा होती है। सोचिए, प्रत्येक जितनी भी आपकी क्लासेस हैं, जो भी कक्षाएं हैं, उसकी में एक एनर्जी होती है। जैसे आपको पता है कि ये आपका बीच में क्या हो गया, केंद्रक, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हर कक्षा में अपनी एक एनर्जी होती है, निश्चित ऊर्जा होती है। ठीक है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ता है केंद्रक से, वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर के है, के का मतलब ये आपका के हो गया, ये आपका एल हो गया, एक और अगर होगा तो ये आपका एम हो गया, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया। जो सबसे ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। राइट, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है। याद रखिएगा, ये पॉइंट्स क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक, अगर हम पूछे एन में, बताइए एल में या फिर एन में किस में एनर्जी ज्यादा होगा, तो एन की एनर्जी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा होगा ओ का, फिर एन का, फिर एम का, फिर एल का, फिर के का। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। स्थिर कक्षा में कोई ऊर्जा हानि नहीं, स्थिर कक्षा में कोई ऊर्जा हानि नहीं होगी। मतलब अगर एक जो स्टेबल ऑर्बिट होते हैं उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, ये भी बताया। लेकिन रदरफोर्ड सर कहे थे कि नहीं, घूमते घूमते एनर्जी लॉस होगा, फिर उसी नाभिक में, उसी केंद्रक में आके गिर जाएगा, जो पॉजिटिव वाला होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्होंने कहा कि कोई हानि नहीं होती। तय ऑर्बिटल में घूमते समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं खोते हैं। जब वो घूम रहे हैं सिंपल, तो अपनी एनर्जी को नहीं खोते हैं, अपनी ऊर्जा को नहीं खोते हैं। इसीलिए एटम स्टेबल रहते हैं। इसलिए जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इससे रदरफोर्ड की इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो रदरफोर्ड सर की इनस्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते जब वीक हो जाएगा और आके नाभिक में गिर जाएगा, ये प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो गई। क्लियर, कितना सही था ना थॉमसन सर और रदरफोर्ड और ये बोहर्थ, इन तीनों ने बहुत अच्छे तरीके से परमाणु के बारे में बताया। अब देखिए, ये जैसा कि पता है कि अगर संक्रमण के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन, कैसे मतलब है, मूविंग टू हायर ऑर्बिटल, अगर वो हायर ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, अगर ये हायर ऑर्बिट में जाता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे हायर ऑर्बिट है, ये हमारा केंद्रक है, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ऊर्जा का अवशोषित होगा। जैसा कि पता था, जितने ज्यादा जाएगा ऊर्जा उतना एब्जॉर्ब करेगा, उतना अवशोषित करेगा, उतना क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगा। लेकिन फॉलिंग टू लोअर ऑर्बिटल, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया है जो इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी इमिटेड, ऊर्जा का उत्सर्जित होगा। ठीक है, क्या होगा, ऊर्जा यहाँ पे उत्सर्जित होगा। जितने लोअर ऑर्बिटल आएगा ऊर्जा उत्सर्जित होगा, और ज्यादा जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
ओके, तो यही बात लिखा हुआ है हिंदी में भी, ऊपरी ऑर्बिटल में जाना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, अवशोषित होगा, नीचे ऑर्बिटल में गिरना एनर्जी उत्सर्जित होगा, इमिटेड होगा, राइट। अब देखिए इन्होंने एक चीज और बताया, बोहर एनर्जी लेवल सेल्स। ठीक है, इन्होंने बोहर एनर्जी लेवल सेल्स के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सेल रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से दिखाए गए सेल में घूमते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा कि जो एन है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए इन्होंने कहा कि के, मान लीजिए ये आपका के है, ठीक है, ये आपका के हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका एम हो गया, बीच में तो आपका केंद्रक हो गया न्यूक्लियस जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपका के हो गया, ठीक है, ये आपका एल हो गया, ये एम हो गया। के का मतलब ये पहला वाला जो राउंड था, जो ऑर्बिटल है, सेल है, ये के हो गया। दूसरा वाला जो हो गया ये एल हो गया, तीसरा वाला जो हो गया ये वाला एम हो गया। ओके, ध्यान रखिएगा। तो तीसरा वाला क्या हो गया, एम हो गया। तो इन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो पहले वाले के में 2 हो सकते हैं, ठीक है, एल वाले में 8 हो सकते हैं, एम में 18 हो सकते हैं और एन में 32 हो सकते हैं। ये बताए थे बोहर सर ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्होंने एक फार्मूला दिया 2n² का, ठीक है, जो क्वांटम नंबर जिन्होंने कह रहे हैं यहाँ पे कि क्वांटम नंबर जो n है, इन्होंने स्क्वायर दिया कि इसके हिसाब से फार्मूला दिया कि इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होते हैं। कहा कि के में अगर हम कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस फार्मूले को देखिए, 2n का मतलब क्या कि पहले वाले में 2, कैसे पता चला, तो 2 into, ठीक है, एक स्क्वायर। अब देखिए 2 में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और n का मतलब यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, सीधी बात कर, 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर। n का मतलब, अच्छा हाँ, यहाँ पे n का पहला होगा, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे n का पहले का ही स्क्वायर होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले का स्क्वायर होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे n पे बता रहा है, k पे 1 होता है। के का मतलब यही होता है ना कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया केंद्रक, ये आपका हो गया के, मतलब पहले वाले ऑर्बिटल में, पहले वाले सेल में। तो यहाँ पे रखेंगे 2 into 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही होंगे, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, तो यहाँ मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे के में 2 होंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले L1 में, दूसरा वाला ये हमारा L वाला है, अभी दूसरे वाले पे चले गए तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। m में ऐसे बताया गया कि यहाँ m का होगा, तीसरा वाला एक और आ जाएगा, तो वहां पे बोलेंगे n = 3, और 3 का स्क्वायर का मतलब 9, और 9 2 जा 18, यहाँ पे 18 हो गया। ऐसे बताया कि यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा, n में 4 और 4 2 जा 8 होगा, और 8 2 जा 32। तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे 2n² फार्मूले से इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट को बहुत अच्छे से पहचाना बोहर सर ने। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि बोहर सर में जो एटॉमिक जो KLMN सेल की जो अरेंजमेंट है उसको किस तरह से दिए थे, कौन सा फार्मूला यूज किया था, तो 2n² दिया था, याद रखिएगा। के मतलब एक आपका ऑर्बिटल, एक सेल, L का मतलब 2 सेल, M का मतलब 3, N का मतलब 4, O होता तो 5 होता, इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया, राइट। चलिए, क्वेश्चन क्या था आपका, तो आप समझ में आ गया होगा। देखिए के सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, क्वेश्चन आया ना के सेल में। अब के का मतलब हमें पता है कि ये पहला वाला बात कर रहा है, और के में कितना होता है बताइए, के में होता है, अगर हम 2n² के हिसाब से करें तो 2 into 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। 2n² के हिसाब से बोहर सर ने बताया था ना, कहीं पे है, जी हाँ, सी वाला राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 7 क्वेश्चन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कैसा, रैंडम पाथ में कहीं पे भी घूम सकते हैं। फिक्स्ड एनर्जी लेवल, एक निश्चित ऊर्जा का स्तर होता है उसमें घूमते हैं। स्ट्रेट लाइन सीधे जाते हैं या केंद्रक में होते हैं, नहीं, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमते हैं, एक निश्चित ऊर्जा जो होता है उनका लेवल जो होता है, ऊर्जा का लेवल, उसमें घूमते हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं कक्षाओं में उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। ओके, तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमते रहते हैं बोहर सर के अनुसार। तो 7 का करेक्ट आंसर बी वाला है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए परमाणु संख्या को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, जेड से, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है, मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे। ये न्यूट्रल एटम की बात कर रहा है, उदासीन एटम की। परमाणु संख्या जो होता है वो किसी के जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है, राइट, एटॉमिक नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो जो जेड होता है ना, जो परमाणु संख्या होता है, जैसे हम बात करें कि
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 होगा परमाणु संख्या। तो इसका न्यूट्रॉन कितना होगा, सॉरी इसका जो प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉनों की संख्या है, राइट, जो प्रोटॉनों की संख्या है यही इसका परमाणु संख्या है। एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से, ये परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं, यही इसका प्रोटॉनों की संख्या भी कहलाएगा। ध्यान रखिएगा एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के, जितना परमाणु संख्या होता है ना उतना ही प्रोटॉन होता है, याद रखिएगा। ओके, जैसे यहाँ देखिए Z=N है तो यही प्रोटॉनों की संख्या या 1 हो गई। ऑक्सीजन का Z=8 हो गया, मतलब ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है 8 है, यही प्रोटॉनों की संख्या है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है, और यही इसके प्रोटॉनों की संख्या होती है। सोचिए जो परमाणु संख्या होता है डिसाइड करता है आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व की, कोई भी तत्व चाहे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम हो, इसकी पहचान को ही ये परमाणु संख्या ही निर्धारित करता है। अगर एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो परमाणु भी बदल जाएगा, एटॉमिक नंबर अगर बदलेगा तो एलिमेंट भी चेंज होता है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का 1 था तो ऑक्सीजन का 8 हो गया, ठीक है। अगर 1 होता ऑक्सीजन का तो कैसे समझ में आता, नहीं, बदलाव होता है जिससे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं एलिमेंट। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे साथ क्लास में पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास में उनको पढ़ाया जा चुका है, वो बहुत अच्छे से आंसर दे रहे होंगे। देखिए यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। इफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू 15 एंड मास नंबर 31, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब कह रहा है कि आपको एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या दे रहा है, जेड दे रहा है 15, और द्रव्यमान संख्या मतलब ए दे रहा है 31। आपसे पूछ रहा है एन न्यूट्रॉन कितना होगा, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमान संख्या ए होता है ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। जो केंद्रक में, जो न्यूक्लियस में, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये आपके जो द्रव्यमान संख्या है इसके बराबर होते हैं, ठीक है। जो द्रव्यमान संख्या ए होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं, इसलिए हमेशा इन्हें होल नंबर कहा जाता है, संपूर्ण संख्या कहा जाता है। फिर देखिए जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये केंद्रक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उस संख्या के बराबर होते हैं, राइट। अब फार्मूला हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है द्रव्यमान संख्या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। द्रव्यमान संख्या से एटॉमिक नंबर मास नंबर को एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या है उसको घटा देना है, मतलब n इक्वल टू a माइनस जेड। ये फार्मूला को याद करिए, आपको न्यूट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे हम बात करें n इक्वल टू a माइनस जेड, करिए यहाँ पे a कितना था, एटॉमिक a कितना है, ए हम रिप्रेजेंट करते हैं द्रव्यमान संख्या को और जेड रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु संख्या को, ठीक है। तो आपका ए कितना है, 31 है, और जेड कितना है, 15 है। 15 में से 31 घटाएंगे कितना आएगा, 16 आएगा, ध्यान रखिएगा, 16 आएगा, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, सही 16 आएगा ना, एक बार देख लें, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, 9 वाला। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच फार्मूला इज करेक्ट, कौन सा फार्मूला सही है, ए इक्वल टू जेड माइनस एन, एन इक्वल टू जेड प्लस ए इक्वल टू जेड प्लस एन, जेड इक्वल टू ए प्लस एन। अब बताना है, देखिए आपको बता दे थोड़ा सा, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का जो रिलेशन है, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ए होता है आपका क्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है, आपको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, तो ए इक्वल टू होता है जेड प्लस एन, और यहीं से हमें अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो एन इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस जेड, ठीक है। यहीं से एन इक्वल टू ए माइनस जेड हो जाता है, जिससे हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ए की द्रव्यमान संख्या की तो जेड प्लस एन होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ए इक्वल टू जेड प्लस एन, सी राइट आंसर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ाया जा चुका है, अच्छे तरीके से करा चुके हैं, जरूर इसका आंसर आपको पता होगा, ठीक है। तो ये थी क्लासेस आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा। वैसे भी सारी चीजें हम लाइव क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। लाइव क्लास में डेली क्लासेस चलती हैं हमारी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, शाम को 3 बजे, ठीक है, दोपहर में 3 बजे चलती है क्लासेस, शाम को नहीं, दोपहर में 3 बजे हमारी क्लासेस चलती है, जिसमें बेहतरीन तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, और इसमें इस तरह से आपको बताया जा रहा है कि आपके मेन एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आए, राइट। चलिए बहुत अच्छा, तो कैसा रहा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे सेंड कर दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे हम फ्री में पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं क्लास हो जाने के बाद। ओके, चलिए कोई डाउट है तो aditya3.official मेरा इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।